हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज रुकमणी पब्लिकेशन दी प्लेटफॉर्म की वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 8 आज एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने सारा सेट करा दिया है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। और आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि हर एक प्रश्न के साथ मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किए हैं। तो देखिए आज की क्लास कैसा लगेगा। और हाँ दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने पहला सवाल। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? वसा संचायक ऊतक कौन सा है? एडिपोज टिश्यू हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक के रूप में कार्य करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये रहा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ ये सवाल। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। वर्तमान में भारत में 22 नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर एक्टिव हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट में देख लीजिए, बार की स्थापना कब हुई है? 1954 में हुई है। और कहाँ हुई है? ट्रॉम्बे में हुई। और बार का अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो आपको ध्यान में रखना है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका पूर्ण रूप है। और बार के तहत ही पहला भारत में परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना हुई। कौन? बार के तहत पहला भारत का परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। और अप्सरा की स्थापना कब हुआ है? 1956 में। आपको ध्यान में रखना है अप्सरा की स्थापना कब हुई है? 1956 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जिस तरह से शेयर मार्केट का रेगुलेटर होता है सेबी, उसी तरह से टेलीकॉम कंपनियों का रेगुलेटर कौन होता है? ट्राई होता है, जिसका पूर्ण रूप होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसको आप ध्यान में रखिए। और वैन का अगर फुल फॉर्म पूछ ले, एक कंप्यूटर से संबंधित है। अगर वैन का पूछेगा तो वाइड एरिया नेटवर्क, आपको इसको ध्यान में रखना है। और लैन का पूछे तो लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का पूर्ण रूप है। तो आई होप ये सारा सवाल क्लियर हुआ होगा। न्यूटन की गति का प्रथम नियम अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ किस नाम से जाना जाता है? तो जड़त्व का नियम के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। न्यूटन की गति का प्रथम नियम हमें 3 बातों की जानकारी देता है। वो कौन कौन सा है? तो शून्य त्वरण, जीरो एक्सीलरेशन रहेगा तो भी हम कह सकते हैं न्यूटन का प्रथम नियम। जड़त्व का नियम आपने इस सवाल में देख लिया। और बल की परिभाषा भी दे तो वो भी क्या है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। आप इसको ध्यान में रखिए। और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये आपके लिए सवाल है। अगला प्रश्न है, टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? तो टैक्सोल सूची वृक्ष से निकाला जाता है। छठा प्रश्न देखिए, GSAT-31 क्या है? तो GSAT-31 एक दूर संचार उपग्रह है, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और GSAT-31 देश का 40वां उपग्रह था जो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। आप इसको ध्यान में रखिए। भू-स्थैतिक उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर रहता है? ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जियो सैटेलाइट बोलते हैं। और पृथ्वी की कितनी ऊंचाई पर रहता है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और पोलर सैटेलाइट की बात करें, जिसको हम बोलते हैं ध्रुवीय उपग्रह, ये पृथ्वी से 800 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर आता है। आप इस पॉइंट को एकदम ध्यान में रखिएगा। ये सारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, इसलिए इस सारा पॉइंट को आप नोट करके रखिए। अगर पीडीएफ की आवश्यकता हो फ्रेंड्स तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है? तो इनमें से कौन सा एक नोबेल गैस है जिसको नोबेल गैस को हम अक्रिय गैस भी बोलते हैं? आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो नोबेल गैस इसमें से कौन सा है? आर्गन एक क्या है? नोबेल गैस है या तो अक्रिय गैस है। और नोबेल गैस कौन कौन से होते हैं? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सारे क्या हैं? अक्रिय गैस हैं, जिसको हम नोबेल गैस भी बोलते हैं। और अक्रिय गैस को 8वें वर्ग में रखा गया, आवर्त सारणी के 8वें वर्ग में इसको रखा गया है। अब फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन को हेलोजन वर्ग में रखा गया है। ये तत्व को रेडॉन, ये बार बार पूछा जाता है, इसको VVI लगा लीजिए। ये सवाल ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि वायुमंडल में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन जो है सो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ये इसका राइट आंसर है। और इस तरह का जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपके सामने मैं ला रहा हूँ फ्रेंड्स, ये कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा, ताकि इसके साथ मैं कंटिन्यू करूंगा। और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा NTPC या ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं आने वाले फेज में, उसके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। MS ऑफिस 2010
कि एक्सेल वर्क बुक में डिफॉल्ट तौर पर कितनी सीट्स शामिल होती है। तो एमएस जो ऑफिस है 2010 का, उसके एक्सेल वर्क बुक में डिफॉल्ट तौर पर 3 सीट्स शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर ऑप्शन में फॉर्मिक अम्ल ना दे करके मेथनोइक अम्ल दे दे तो आपको भी क्या लगाना है? मेथनोइक अम्ल लगाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, आपको इसको ध्यान में रखना है। और इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आप लोग के सामने अगला सवाल। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बहुत ही इजी सवाल है, ये पूछा गया है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनिसेफ का पूर्ण रूप आपको ध्यान में रखना है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, और ये संस्था बच्चों के लिए कार्य करती है। आपको इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना। और यूनिसेफ की स्थापना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ है। और यूनिसेफ को ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको एकदम स्टार लगा के रख लीजिए। ये सवाल जरूर कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल जाएगा कि यूनिसेफ को कब शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 1965 में यूनिसेफ को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए। 76 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न देखिए। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत। इससे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं थे इसलिए मैंने नहीं बताया। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। कि सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक अस्थायी सदस्य देश होता है, एक अस्थायी सदस्य देश होता है। अस्थायी सदस्य देशों की संख्या 5 है और अस्थायी सदस्य देशों की संख्या 10 है, जिसमें भारत भी शामिल है। और वर्तमान में 2022 में भारत इसकी सदस्यता कर रहा है। तो आपको ध्यान में रखना, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? 2022 में भारत कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? तो वर्तमान में जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, और मूल संविधान में मात्र 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, और जो कि केवीं अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। आपको बताना है कि आर्टिकल 343 में क्या है? तो आर्टिकल 343 में हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। हिंदी लैंग्वेज का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में? आर्टिकल 343 में, आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर फ्रेंड्स सेशन अच्छा लग रहा हो और एनालिसिस अच्छा लग रहा हो तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो दिल्ली का जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था, ऐसा सवाल पूछ लिया है। तो इसका निर्माण 1656 ईस्वी में पूरा हुआ था। और इसका निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और दिल्ली में ही एक मोती मस्जिद है जिसका निर्माण किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जामा मस्जिद 1656 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। आपको ध्यान में रखना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और आपको ध्यान में रखना कि आरबीआई के एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और आरबीआई के इसमें देखिए, ये दोनों सवाल कंफ्यूजन सवाल है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि अगर पूछे आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे तो ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। और आरबीआई के पहले अगर भारतीय गवर्नर पूछते तो इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। आपको ये दोनों पॉइंट को क्लियर से समझना है कि पहले और पहले भारतीय, ये दोनों में क्या अंतर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? तो 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें भारत का लिंगानुपात क्या था? मेल टू फीमेल का सेक्स रेशियो क्या था? तो आपको बताना है
तो कितना था, 943 था। प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं थी। ये भारत का 2011 का जनगणना का रिपोर्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपको कमेंट करके बताइए कि 2011 में जो जनगणना हुआ था उसका थीम क्या था, आदर्श वाक्य क्या था, आप कमेंट करके बताइएगा। ये मैं बता ही देता हूँ, इसका थीम क्या था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। इसका मूल रूप क्या था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारत का लिंगानुपात कितना था, 943। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राज्य कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष से लागू कर दिया है। तो इस प्रश्न का सीधा सीधा क्या थीम है कि राजभाषा अधिनियम की जो धारा 3 है उसके तहत अंग्रेजी का निरंतर इस्तेमाल किया जाना किस वर्ष से लागू कर दिया, तो 1965 से। तो आपको ध्यान रखना है कि 1965 से अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आप लोग के सामने अगला प्रश्न। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14,500 किलोमीटर इसका राइट आंसर है। तो और इसमें देखिए क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, 1986 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, नोएडा में है। आपको इसको भी ध्यान में रखना है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, 1986 में हुई। और इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, तो चेन्नई में है। तो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सांभर झील कहाँ स्थित है। बहुत ही प्यारा सवाल है ये। सांभर झील किस राज्य में स्थित है, तो सांभर झील राजस्थान में है। और सांभर झील भारत का सबसे नमकीन झील है। सबसे बड़ा खरे पानी का झील कौन सा है, सांभर झील है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है, बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। आपको ध्यान में रखना, भारत के सबसे मीठे पानी का झील। और अगर पूछ ले कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। एक और प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, मैन मेड झील कौन सा है, मैन मेड लेक कौन सी है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील ये मानव निर्मित झील है। लोनार झील, लोनार झील बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और लोनार झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ है, आपको ध्यान में रखना। तो कभी कभी ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ, तो उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है। तो बस इतना आपको पढ़ना नहीं है। यहाँ दिखा कि इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है, तो रामचंद्र गुहा इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न देखिए, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा अपने किस विजय के प्रतीक के रूप में बनाया था। तो अकबर ने गुजरात पर जब विजय कर लिया था तो बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में करवाया गया था। तो जब अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया उस समय गुजरात का शासक कौन था, आपको बताइए कि उस समय गुजरात का शासक कौन था, मुजफ्फर शाह थर्ड वहां का शासक था। आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन अब इसको क्या कर दिया, समाप्त किया कर दिया गया। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट देखिए शामिल किया गया है। तो जिस तरह से क्वेश्चन है एक्स्ट्रा पॉइंट वो सारा मैंने डाला है आपके सामने। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में किया गया था। और अंग्रेजों ने पहली बार 1608 में सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया गया था। ये सवाल पूछता है कि अंग्रेजों से पहली कारखाना कब और कहाँ डाले थे। तो अंग्रेजों ने पहली कारखाना 1608 ईस्वी में और सूरत में डाले थे। और ये देखिए NTPC CBT 2 जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ 9 मई को, उसमें ये सवाल पूछा गया था क्या कि अंग्रेजों ने पश्चिम बंगाल में कारखाना कब स्थापित किए थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 1651 में अंग्रेजों ने पश्चिम बंगाल में कारखाना स्थापित किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर हाँ फ्रेंड्स एनालिसिस अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति अमूल दूध पीता है इंडिया, वर्गीज कुरियन। कौन, वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26,
फसलों के लिए निम्नलिखित में कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य का अनुशंसा करता है? तो जो एमएसपी का जो निर्धारण करता है, जो कृषि वस्तुओं पर एमएसपी का निर्धारण होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो कौन करता है? तो सीएसीपी जो इसका निर्धारण करता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और सीएसीपी का पूर्ण रूप क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस इसका फुल फॉर्म है। और इसमें देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, कभी कभी इसका पूछा जाता है बार बार, तो आपको ध्यान में रखना है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड का पूर्ण रूप है। और नीति आयोग का अगर पूछे तो नीति का क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का ये पूर्ण रूप है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुआ है? 1 जनवरी, आपको ध्यान में रखना है 1 जनवरी 2015 को। ये रेलवे का एकदम फेवरेट सवाल है, ये नीति आयोग से भर भर के सवाल पूछता है, तो आपको ध्यान में रखना है। और नाबार्ड की अगर पूछे तो नाबार्ड का स्थापना कब हुआ? 12 जुलाई 1982 को हुआ, आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो राइट टू एजुकेशन, जिसको बोलते हैं RTE, राइट टू एजुकेशन, ये अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2009 में राइट टू एजुकेशन का ये एक्ट पास हुआ था। और अगर RTI पूछे, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, ये एक्ट कब आया था? तो 2005 में। आपको इसको भी, इस पॉइंट को नोट करना है, क्योंकि इससे भी सवाल पूछे जाते हैं और इससे भी सवाल बनता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब हुआ है? तो देखिए, इस तरह का सवाल बहुत ही कम ही लोग पढ़ के जाते हैं, ऐसा सवाल दिमाग में रहता भी नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा गया है। तो आप देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1987 में गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरुआत हुआ है? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ है और इंदिरा गांधी के समय यह स्टार्ट हुआ है, आपको ध्यान में रखना है इस सवाल को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए, भारत की पहली यात्री रेल कब चली थी? तो भारत की पहली यात्री रेल 1853 में चला था, आपको ध्यान में रखना है। और डलहौजी के शासनकाल में चला था। कब चला था? 16 अप्रैल 1853 को। तो कभी कभी एकदम एग्जैक्ट डेट पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 16 अप्रैल 1853 में चली थी पहली रेल, और डलहौजी के शासनकाल में चला था। और कहां से कहां? मुंबई से थाने के बीच में, और 34 किलोमीटर 34 किलोमीटर चला था। और उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। और विश्व में बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश का है? यूएसए का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। और भारत का विश्व में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे प्रश्न थे जो पूछे गए थे। तो अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेट के साथ। थैंक यू।